जी दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग किसी और मुल्क में जाके रहना चाहते हैं, वहाँ जॉब करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं या वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, तो वो उनको कौन से मुल्क में रहना चाहिए। मैंने अभी कुछ ममालिक विज़िट किए हैं, तकरीबन 11 या 12 विज़िट किए होंगे। और ये मेरा पासपोर्ट है। तो मैं आपको वीज़े भी दिखाता हूँ जो लगे हुए हैं। मैं जर्मनी भी जा चुका हूँ, इटली भी जा चुका हूँ, और फ्रांस का भी मैंने विज़िट किया हुआ है, थाईलैंड का भी किया हुआ है, मलेशिया का भी किया हुआ है, और सिंगापुर का। इसके अलावा दुबई, अबू धाबी वगैरह मैं विज़िट कर चुका हूँ। तो बहुत से बारे ये मैं आपको शेंजन वीज़ा एक दिखाता हूँ जो मैं पहले गया था एक दफ़ा। इसके अलावा दूसरा शेंजन वीज़ा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आपको बेसिकली पर्पज़ ये बताने का कि आप कौन से मुल्क में जाके आसानी से सेटल हो सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा। ये मेरा थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ था जब मैंने विज़िट भी किया थाईलैंड। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा थाईलैंड का वीज़ा है। उसके बाद है जी मेरा वीज़ा लगा हुआ है, ये वो ममालिक है मैं जहाँ जा चुका हूँ। ये सऊदी अरब का भी लगा हुआ है, लेकिन मैं ये वीज़ा अवेल नहीं किया था, मैं नहीं जा सका, किसी वजह से नहीं जा सका। ये मेरा मलेशिया का वीज़ा लगा हुआ है। उसके बाद ये मेरा सेकंड शेंजन वीज़ा लगा है। एक पहले मैंने आपको दिखाया था, पहला जर्मनी की एम्बेसी से लगा था और दूसरा इटली की एम्बेसी से लगा था। और हाँ, ये मलेशिया का है। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है, कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ मैंने वीज़े दिखाए हैं जो मैं कंट्रीज़ में विज़िट किया। इस वक्त 3 ममालिक ऐसे हैं जहां आप आसानी से जा सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, और आसानी से आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। जिसमें पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, और तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना है। अच्छा, अब मैं इन तीनों के जो है वो आपको बताऊंगा कि किस मुल्क में कितना फ़ायदा है। आपको जॉब में फ़ायदा है, आपको कारोबार में फ़ायदा है, और आपको उसमें कैसे अपना वर्क परमिट और रेजिडेंसी कैसे मिलेगी और नेशनैलिटी कैसे मिलेगी। अच्छा, मैंने कोई 1.5-2 साल रिसर्च किया है इन तीनों कंट्रीज़ में। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे पहले सिटीज़नशिप देता है। अगर आप लीगली वहाँ साल, 1.5 साल, 2 साल रह रहे हैं, तो ये ब्राज़ील ही एक ऐसा कंट्री है जो आपको 1.5-2 साल के अंदर अंदर ये आपको शहरियत भी दे देगा। और जैसे ही आप वहाँ एंटर होते हैं, विज़िट वीज़े पे जाएं या किसी भी लीगल तरीके से जाएं, वहाँ जाके आप रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो आपको 2 से 3 हफ्ते में आपका 1 साल का रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा ब्राज़ील का। और उस 1 साल के बाद आप 5 साल या 10 साल के लिए उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। और उसी दौरान आप वहाँ अगर शादी कर लेते हैं या कोई बिज़नेस कर लेते हैं, जॉब के कोई इतने बहुत अच्छे चांसेस ब्राज़ील में नहीं हैं। वहाँ जॉब्स कम हैं, छोटा कारोबार आप कर सकते हैं, उसमें छोटे कारोबार में आप स्टोर कर सकते हैं। और ट्रक फूड का वहाँ बहुत कल्चर है। उसके अलावा और भी कोई
काम जो है, यानी आपको 4 से 5 हज़ार डॉलर के अंदर अंदर पैसे चाहिए जिसमें आप वहाँ रह भी सकते हैं और कारोबार भी छोटे लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में ये है अच्छा कंट्री जो है वो साउथ कोरिया है। आप साउथ कोरिया जाते हो और वहाँ जाके आप जीवन वीज़ा ले लो, और उसके लिए आप रिफ्यूजी वीज़ा उसको बोलते हैं, वो आपको फ़ौरन ही दे देते हैं। 1 साल के लिए दे देंगे, 2 साल के लिए दे देंगे, आप लीगली वहाँ रहें, वो एक्सटेंड होता रहेगा। उसकी कोई ख़ास कॉस्ट भी नहीं है, मेरा ख्याल है शायद $50 के करीब उसकी रिन्यूअल कॉस्ट है। आप रिन्यू कराएंगे तो $40-50 के करीब खर्चा आएगा। फ़ायदा क्या है साउथ कोरिया में कि वहाँ जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। आप फैक्ट्रियों में बहुत जॉब कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर सकते हैं, डेली वेजेस पे भी कर सकते हैं। डेली वेजेस पे करेंगे तो तकरीबन आपको रोज़ाना की बुनियाद पे 1 लाख कोरियन वॉन मिलेगा, जो इस वक्त कोरियन वॉन की आज की जो कीमत है वो 1300 कोरियन वॉन है $1 के मुकाबले में। तो वो अगर आप उसको कंपेयर करें पाकिस्तानी करेंसी में, तो पाकिस्तानी करेंसी में 5 कोरियन वॉन आएंगे। अगर इंडिया में के से करेंगे तो 2 या 2.5 वॉन उसके 1 इंडियन रुपीस के आएंगे। अच्छा, फ़ायदा ये है कि आप अगर डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं तो रोज़ाना 1 लाख कोरियन वॉन आपको मिलेगा, जो तकरीबन इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप उसको तकसीम 1300 को $1 से तकसीम करेंगे तो आपका उसका आ जाएगा कि भाई ये कितने डॉलर बनता है, और 1 लाख उसमें कितना बनता है। मैं आपको इसी वीडियो में शायद कैलकुलेट करके दे दूँ। अच्छा, 1 लाख तो ये कम अज़ कम पर डे की आपकी सैलरी है। उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे करें या आप डेली वेजेस की बेसिस पे करें, और उसमें अगर कोरियन लैंग्वेज आप 3-4 हफ्तों में बेसिक सीख जाते हैं, बेसिक जो रूटीन की होती है बोलने की, बाकी एडवांस लेवल की थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 से 4 हफ्ते आप ऑनलाइन किसी भी वीडियो से लैंग्वेज कोरियन सीख लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जॉब में सहूलतें ये मिलती हैं कि बाद कंपनियां फैक्ट्रियां पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं, और उस आपको काम के 2 घंटे के बाद चाय का वक्फा मिलेगा जिसमें चाय के साथ कुकीज़ वगैरह होंगे, और उसके 2-2.5 घंटे बाद आपको लंच ब्रेक मिलेगा, और खाना लंच का भी वही देंगे जो खाना आप मांगेंगे। मसलन अगर आप मुसलमान हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री से हैं, आपको हलाल फूड चाहिए तो आपको चिकन सर्व करेंगे, चावल सर्व करेंगे, और मछली करेंगे, और छोटा बड़ा गोश्त भी वो वाला करेंगे जो वो हलाल वाला होगा, दूसरा नहीं करेंगे। अगर आपको हलाल का नहीं जैसा भी चाहिए तो वो सब कुछ आपको जो भी बताएंगे वो खाने के लिए दे देंगे। ये तो हो गया खाना। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम के दौरान भी चाय का है। अगर आपको नाइट ड्यूटी करते हो कोरिया में, तो नाइट ड्यूटी का एक नाइट अलाउंस मिलता है और सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। ओवर टाइम में भी सैलरी मिलती है। तो आप एक हफ्ते में 4 आप छुट्टियां निकाल दें, जो उसकी संडे की, उनकी वीकेंड की है, तो अगर 25 या 24 दिन काम करते हैं तो आप 24-25 लाख कोरियन वॉन जो है महीने में कमा लेते हो। और सबसे मज़े की बात है वहाँ टैक्स नहीं है। कोरिया में सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और ब्राज़ील में भी छोटे कारोबार के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप किसी किस्म का भी छोटा कारोबार ब्राज़ील में करोगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके अलावा आप जिस कंट्री में भी जाओगे 25 से लेके 30% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। मसलन आप अर्जेंटीना जाओगे तो 25 से 30% आपकी आमदनी का टैक्स आपको हर महीने देना होगा, तो आपका रेजिडेंसी वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होगा। पुर्तगाल में भी जाओगे तो आपको 30-35% हर महीने टैक्स देना होगा अपनी आमदनी का, तो आपका वो रेजिडेंसी वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा।
अदरवाइज़ आपको सिटीजनशिप पुर्तगाल का मैं बाद में किसी वक्त करूँगा, वो बड़ा लेंथी और महंगा प्रोसेस है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कोरिया का, कि कोरिया का वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, कोई ख़ास उसमें सख्तियाँ इतनी नहीं हैं। ये है कि आपके जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10 से 12 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए, और वो अकाउंट भी थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए। वो ये ना हो कि जब आप जा रहे हो तो उस वक्त उसमें 10-12 लाख डलवा दें। लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट ट्राई करेंगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से वो मिल जाएगा, वो इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। कोरिया का ये एडवांटेज है कि उसका टिकट सस्ता है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से जा रहे हो, बांग्लादेश से जा रहे हो, तो $1000 के अंदर अंदर रिटर्न टिकट है। सियोल का, आपके शहर से सोल या सियोल जो भी कहें, उसका $1000 का है। अगर आप ब्राज़ील या अर्जेंटीना जाते हो तो आज के उसमें रेट में उनका जो रिटर्न टिकट है वो $2000 से लेके 21-2200 तक उसका रिटर्न टिकट है। देखिए, जब आप विज़िट पे जाओगे तो आपको रिटर्न टिकट लेना लाजमी है, उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। कोरिया के में अगर कंपेयर करें तो आपका $1000 लगेगा रिटर्न टिकट का समेत। और अगर ब्राज़ील अर्जेंटीना की आप बात करते हो तो वहाँ आपको कम से कम $2000 का रिटर्न टिकट आपको लेना पड़ेगा। दूसरे खर्चे अलग होंगे, मतलब होटल की आपको बुकिंग चाहिए, कंफर्म बुकिंग चाहिए, 1 हफ्ते की, 10 दिन की, उसकी एडवांस पेमेंट होती है। फिर उसके अलावा इंश्योरेंस का खर्चा है, मेडिकल टेस्ट का खर्चा है, वो एम्बेसी का फ़ीस का खर्चा है, वो मिला के तकरीबन कोई $300 आपके वैसे खर्च हो जाने हैं। अच्छा, अर्जेंटीना की मैं आपको बात बताता हूँ कि वहाँ जॉब्स वगैरह का तो आप भूल जाएं। वो इस वक्त वो माशी सूरत हाल अर्जेंटीना की कोई अच्छी नहीं है। टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कोई कारोबार आप छोटा मोटा करना चाह रहे हो तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है वहाँ पे। अलबत्ता ये कि टैक्स देना होगा आपको। उसका तरीकाकार यह है कि आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें अर्जेंटीना का, वो भी आसानी से दे देते हैं, और उसके वो कोई इतना ज़्यादा सख्तियाँ नहीं हैं। उसमें भी आपके जितने दिन के लिए, अब मसलन आप शो कर रहे हो कि जी मैं 2 महीने के लिए जाना चाह रहे हो, तो आपको 2 महीने का से ज़्यादा के पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। आपने वो वर्कआउट करना है कि जी मैंने इतने दिन रहना है, मेरा पर डे खर्चा इतना होगा। और वहाँ जाके आप बेशक वहाँ अप्लाई कर दें कि जी मैं यहाँ रहना चाह रहा हूँ और मुझे इमिग्रेशन चाहिए, तो वो आपको रेजिडेंसी जो है वो मिल जाती है। 3-4 हज़ार डॉलर आपने शो करने हैं लीगली तरीके से। तो ये 3 कंट्री हैं। नंबर 1 जो आसान है, जहाँ आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, वो कोरिया है। कोरिया में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो आपको सिटीजनशिप नहीं देते। बहुत सारे लोग वहाँ 10-10 साल से रह रहे हैं लीगली, पैसे उन्होंने बहुत कमाए हैं, लेकिन उनको शहरियत नहीं मिली। नंबर 2 ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में जो लोग 2-3-4 साल पहले गए थे, अब वो वहाँ के शहरी बन चुके हुए हैं। ठीक है, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं, छोटा कारोबार कर लें। वहाँ कोई टैक्स नहीं है। साउथ जैसे सोल कोरिया में कोई टैक्स नहीं है, ब्राज़ील में भी टैक्स नहीं है। अर्जेंटीना का ये मसला है कि वो सिटीजनशिप देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 1 साल 2 साल टेम्परेरी रेजिडेंस देंगे। आप लीगल वहाँ रहते रहोगे, टैक्स आप देते रहोगे, आपके ख़र्चे भी वो देखेंगे। आपका जब भी आप रिन्यू कराने जाओगे अपनी रेजिडेंस, तो वो आपके अखराजात देखेंगे कि आपने किस कैसे किए, कहाँ से किए। तो वो उसके बाद आपको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन जहाँ तक जो लोग वहाँ रह रहे हैं और जो रह के गए, वो कहते हैं कि जी 7 से 10 साल का टाइम अर्जेंटीना लेता है सिटीजनशिप देने के लिए। तो अगर इसके मुकाबले में ब्राज़ील को देखा जाए तो ब्राज़ील में आप 2 से 3 साल में वो ले लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं। आगे जो नेक्स्ट इशू है वो सेफ्टी का है। जब भी आप बाहर जाते हैं, सबसे बड़ा आपका इशू होता है कि आप कौन सा मुल्क जो है वो
किस हद तक सेफ़ है टूरिस्ट के लिए या जो लोग वहाँ जॉब या कारोबार करने के लिए जाते हैं। तो उस हवाले से तीनों कंट्रीज़ का मैंने कंपैरिजन किया है, रिसर्च की है बाकायदा, गूगल पे वीडियोस बहुत सारी देखी हैं। अगर मैं उन लोगों को, जो लोग रह रहे हैं, उनके व्यूज़ की बेसिस पे देखूं तो साउथ कोरिया इन तीनों ममालिक में से नंबर वन है। वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जो भी पकड़ा जाता है उसको छोड़ते नहीं हैं। ख़ासकर अगर कोई वहाँ का शहरी नहीं है, वो कोई क्राइम करता है तो उसी वक्त उसको निकाल देते हैं। और दूसरा, कोई उनका अपना हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहाँ बहुत कम आपने सुना होगा कि जी डाके पड़ रहे हैं और लोगों को लूटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। इस तरह नहीं है। उसके अलावा अर्जेंटीना का आप देखें तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो महंगाई बहुत है, 100% इस वक्त इन्फ्लेशन है, चूँकि इकानमी का वहाँ क्राइसिस चल रहा है। और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं जिनमें काले नंबर वन है, वो लोगों के मोबाइल छीन लेते हैं और आपसे पैसे छीन लेंगे। जो कुछ भी आपको होगा, ये वारदातें वहाँ आम है। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में आपको बहुत एहतियात से जो है वो मूवमेंट करनी होगी, बहुत ही सेफ तरीके से, और ऐसे एरिया में मूव करना होगा जो सिक्योर है। ब्राज़ील अमूमन सिक्योर कंट्री है, वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में अकेले शाम के टाइम जाएंगे तो आपके साथ ये कोई वाकया ही हो सकता है, मोबाइल स्नैचिंग होगी या आपसे पैसे ले लेंगे। अभी मैंने कोई 2 महीने पहले एक वीडियो देखी थी कि 3 इंडियन दोस्त से, वो यूट्यूबर थे तीनों ही। तो वो शाम के टाइम होटल के बाहर खड़े थे, तो एक काला जो था वो चाकू लेके आ गया। और लेकिन ये था कि वो उनसे कुछ छीन नहीं सीखा, उन्होंने शोर शोर मचाया, वो भाग गया। तो पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने कहा कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, चूँकि क्राइम हुआ नहीं है। तो वो भी इस तरह उन्होंने कहा कि जी आप अपनी हिफाजत खुद करें। तो साउथ कोरिया नंबर वन है सेफ्टी के हवाले से, नंबर टू ब्राज़ील है, और नंबर थ्री अर्जेंटीना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पैसे कमाने हैं, जॉब करके, आपके पास कम पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप साउथ कोरिया जाएं। वहाँ आप जीवन वीज़ा ले लें, आसानी से मिल जाता है। उसके बाद आप जितनी देर, जितने साल मर्जी चाहें, वो आपको निकालेंगे नहीं जब तक कि आप कोई क्राइम ना करें। वो आपका जीवन वीज़ा जो है वो बार बार एक्सटेंड होता रहेगा। अगर आप बिज़नेस करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ब्राज़ील चले जाएं, वहाँ छोटा बिज़नेस कर सकते, करना चाहें छोटा कर लें, बड़ा बिज़नेस करना चाहें तो बड़ा कर लें। ब्राज़ील का क्या एडवांटेज है कि उनकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है। पिछले कोरोना में बहुत सारे ममालिक की करेंसी डिवैल्यू हुई है। उनकी पिछले 3 सालों में एक ही रेट चल रहा है, $1 का 5 ब्राज़ीलियन रियाल आते हैं उसके, 5 या सवा 5। यही चल रहा है पिछले 3 सालों में, क्योंकि मैं ये 3-4 साल से मुसलसल इनके करेंसी डिफरेंट मुल्कों की चेक कर रहा हूँ डॉलर के मुकाबले में। उसके मुकाबले में अर्जेंटीना की करेंसी आज का अगर आप देखें तो वो, उनका जो $1 के मुकाबले में जो अर्जेंटीना का पेसो है, वो आज 200 का है। एक साल पहले 100 का था, अब 200 का हो चुका है $1 के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ महंगाई बढ़ती रहेगी, करेंसी उनकी डिवैल्यू होती रहेगी। साउथ कोरिया का ये है कि करेंसी उनकी सबसे नीचे है इन दोनों ममालिक के, अगर आप कंपैरिजन करें। लेकिन वहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है। उनका इस वक्त आज डॉलर का और कोरियन वॉन का रेट, एक्सचेंज रेट 1300 है। $1 आपके पास होगा, आपको 1300 कोरियन वॉन मिलेंगे। लेकिन इतनी तनख्वाह आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगी। इवन यूरोप में भी इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी आप साउथ कोरिया में करा ले सकते हैं।
तो जो लोग साउथ कोरिया में 8 या 10 साल से रह रहे हैं वो तो बहुत खुश हैं, महंगाई है नहीं, महंगाई बहुत कम है। तो आजकल के जो हालात हैं उसमें वहाँ बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई किराए पे कमरा वगैरह लेना चाहो तो वो कोई आपको पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी ये तकरीबन कोई 250 से लेकर $300 के आसपास पड़ेगा। ठीक है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाओगे तो वो इससे भी कम पे आपको फुल्ली फर्निश्ड कमरा मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का चाहिए। अगर आप किसी के साथ मिल के रहते हो तो उसका कॉस्ट आधी हो जाती है। अगर मसलन $200 महीने का आपने रेंट पे रूम लिया हुआ है, तो आप 2 लोग रह रहे हो, 3 लोग रह रहे हो, तो आप उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा। इसके मुकाबले में ब्राज़ील और अर्जेंटीना वो महंगे कंट्रीज़ हैं। वहाँ $200 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको फुली फर्निश्ड कमरा महीने के लिए मिल जाए। अर्जेंटीना में उससे भी महंगाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो आपको यही कहूँगा कि ये तीनों ममालिक ऐसे हैं जो आसानी से लीगल तरीके से वीज़ा दे देते हैं। आपको कोई भी इलीगल तरीके से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और किसी हुंडी या उसके ब्रोकर में लालच में आने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर होंगे आपको 2 से 3 हफ्ते में रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। वो आपका एक तरह का परमानेंट वर्क परमिट भी होगा। उस पर आप काम करें, जॉब करें, जो मर्ज़ी करें, और ज़िंदगी आपकी आसान होगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में 9 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में चले गए हैं। चूँकि पाकिस्तान में जॉब नहीं है इस वक्त, 1 साल से बहुत बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और लोगों के कारोबार भी नहीं है। ऊपर से IMF के प्रोग्राम की वजह से जो महंगाई की तबाही आ रही है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो जो लोग, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, यंग हैं, वो चांस ले सकते हैं और इन ममालिक में से आप किसी उसमें आप देख लें जिसमें जाना है। यूरोप का मैंने आपको इसलिए सजेस्ट नहीं किया कि यूरोप में आसानी से सिटीजनशिप नहीं मिलती, वर्क परमिट भी आसानी से नहीं मिलता। दूसरा, वो महंगा बहुत है। आपको वहाँ कमरा लेना है रेंट पे फुल्ली फर्निश्ड तो आपको 300-400 महीने के देना पड़ेगा, और वो बहुत ही महंगा, डॉलर से भी महंगा है। तो यूरो, हर चीज़ आपको यूरो में मिलेगी, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यूरोप सिर्फ वो बंदा अफोर्ड कर सकता है जिसके पास 30-40 लाख रुपया उसके अकाउंट में पड़ा हो। वो वहाँ जाके सरवाइव करने की कोशिश कर सकता है। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो जो मैंने आपको साउथ कोरिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का बताया है, आप वहाँ ट्राई करें और आप बेहतरीन तरीके से रहेंगे और याद करेंगे कि मैंने आपको कोई एडवाइस दी थी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और भी कंट्री बताऊंगा। रिसर्च मैंने ऑलरेडी की हुई है, जो मैंने विज़िट किए हुए हैं मैंने उसका भी बताऊंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।